बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन सेशन। मैं हूं आसमा चौधरी। नाजरीन, डेंगू और सैलाब इस वक्त तमाम पाकिस्तानियों के लिए एक मौमा बने हुए हैं। डेंगू जिस तेजी से पंजाब में फैल रहा है और इसने तो अब बॉर्डर भी क्रॉस कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा में भी इसके मरीज सामने आ गए, बलोचिस्तान और सिंध भी इसकी लपेट में आना शुरू हो गए हैं। ऐसी वबा है जिसे पूरे के पूरे पंजाब का हम जिक्र कर रहे हैं कि उसने लपेट में ले लिया। इस वक्त पंजाब की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, तकरीबन लाहौर की अगर हम बात करते हैं तो 40 से ज़ायद अफराद अपनी जान जो है इसमें गंवा बैठे हैं और 6000 से ज़ायद डेंगू के केसेस जो हैं इस वक्त सामने आ चुके हैं। हमारे सियासी कायदीन भी लगता है वो भी इस जंग में कुछ हमें हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का पारा तो आज इतना हाई हो गया कि वो इसको कंट्रोल करने में तो नाकाम हो गए, लेकिन डेंगू के खिलाफ तकरीबन लाहौर में दफ़ा 144 भी उन्होंने नाफिज कर दी ताकि नौकरशाही कुछ काम कर सके। डॉक्टर से तो वो कुछ नाउमीद भी हो चुके हैं और अच्छी खासे आज उन्होंने डांट डपट भी पला दी डॉक्टर्स की। अगर हम बात करते हैं, सुनते हैं कि वज़ीर आला पंजाब इस हवाले से क्या कहते हैं। खाल उतारे लोगों की और खल के खुदा के लिए धेरा खर्च नहीं देते यार। आज कह दी तो अगर आज नहीं करेंगे तो इनको डंडा वो पड़ेगा, सारी उम्र याद रखेंगे। जी नाजरीन, अब इससे आगे और क्या कहें। हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब की। तो तकरीबन 36 रोज बाद उनको याद आया कि मुल्क में सैलाब भी इस वक्त आ चुका है। और जब अमेरिका यात्रा उन्होंने कैंसिल की क्योंकि वहां से सदर ओबामा से मुलाकात की कोई टाइमिंग तय नहीं हो पाई थी, उसके बाद उनको याद आया कि मुल्क में सैलाब आ चुका है। और आज उन्होंने तूफानी दौरा किया अंदरून सिंध का और मुख्तलिफ इलाकों में जाने की कोशिश भी की और फिजाई जायजा भी लिया इस हवाले से। और उनको याद आया कि सिंध में जो अवाम जो है सैलाब में घिरे हुए हैं और इस वक्त लगता कुछ ऐसे उनको उनकी मदद की जरूरत है। तकरीबन 36 रोज बाद जिसका हम ये जिक्र कर रहे हैं, उनको याद आया एक एनडीए में जो हमारे यहाँ इदारा भी कुछ बनाया गया है उसकी भी आज उन्होंने वहां पे नवाबशाह में मीटिंग भी की गई और वहां पे सूरत हाल का जायजा लेने की कोशिश की गई। चलें, देर आए दुरुस्त आए, हमारे हुक्मरानों को याद भी आया कि सिंध भी शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, मरकज में उनकी हुकूमत है, सुबह सिंध में भी उनकी हुकूमत है और सिंध के अवाम अगर मुश्किल वक्त में उनको पुकार रहे हैं तो जरूर उनको वहां पे जाना चाहिए। दूसरी जानिब मियां नवाज शरीफ की बात करते हैं, लगता कुछ ऐसे वो भी शायद सिंध के अवाम को भूल गए सिर्फ एक दौरा करके और उसके बाद वो क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। जो अरबाब इक़्तिदार है उनको शाख खर्चियों से जो है वो फुर्सत नहीं मिलती। असा जितने इन्हों को हेलीकॉप्टर देंदे से वनो तुसा मन के इतना अवाम की खिदमत करो, वो इतना आंदन और साकू बुरा भला के चले वेंदना सा महसूस नहीं करेंगे। यहाँ खुद करते कुछ नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा से कह रहे कि हमें पैसा दो ताकि हम सैलाब ज़दगान की मदद करें। जहाँ तक मियाँ साहब का कोई मुतालबा है या किसी का मुतालबा है वो अखबार की हद तक है। अमलन जो है वो हमने करना है, अमलन जो है वो वज़ीर आला ने करना है। तो इसलिए जिम्मेवारी हमारे ऊपर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है, हुकूमत हमारी है। आखिर जब सर जोड़कर बैठने का वक्त आ चुका है लेकिन उसमें भी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। तमाम सियासी कायदीन की हम बात करते हैं, मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं और मुख्तलिफ किस्म के बयान देते हैं। सिर्फ बयानबाजी तक ही उनके दौरे सैलाब महदूद हैं या दौरे डेंगू हो, बयानबाजी तक महदूद हैं। और इस हवाले से सिर्फ लगता कुछ ऐसे कि फोटो सेशन वो करते हैं जहां पे वो DSNGs देते हैं, अपने काफिले को वहां पे रोक लेते हैं और वहां जाके आवाम से खिताब करना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे को हरीफ समझकर वो अपनी ड्यूटी समझते हैं कि इस मुश्किल वक्त में सिर्फ सियासी बयानबाजी करें। और दूसरी जाने फिर हम बैनुल अक़वामी बरादरी से अपील करते हैं कि वो आएं और हमारी मदद करें और हमें चंदा वगैरह भी दें और ताकि हम इस मुश्किल घड़ी में से निकल सकें। सवाल ये पैदा होता है कि इस मुश्किल घड़ी में हम आपस में साथ बैठने को तैयार नहीं, तो बैनुल अक़वामी बरादरी से इस पे हम कैसे अपील कर रहे हैं, इस पे हम बात करेंगे। मुख्तसर से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे अपने मौजूद मेहमानों के साथ। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात होगी कि डेंगू और सैलाब क्या वाकई हमारी हुकूमतों को खा जाएगा और सिर्फ इस वक्त सियासी बयानबाजियों तक महदूद है हमारे कायदीन और बैरूनी इमदाद की तो अपील की जाती है लेकिन आपस में मिल बैठने को तैयार नहीं है। बात करेंगे, स्टूडियोज में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं शेख रशीद अहमद साहब, सरबराह अवामी मुस्लिम लीग के। आप साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर तारिक अजीम साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे-ए-आज़म से आपका ताल्लुक है। सेनेटर परवेज रशीद साहब, तर्जुमान हुकूमत पंजाब, आप हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे। आप सबको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। शेख साहब, ये डेंगू और सैलाब कहा तो जा रहा है कुदरती आफात है, लेकिन जो मैनेजमेंट थी जो पिछले साल भी था हमने देखा ऐसा कुछ नहीं हुआ। कल भी हमने प्रोग्राम में यही जिक्र किया, तो ये कहां तक चलेगा ये सिलसिला? अब हर साल यही चलता जाएगा, ऐसा होता जाएगा? देखिए, हम हर बात को आफात में और दूसरी बातों में डाल देते हैं। जहां तक सैलाब का तल्लक है, ये फर्स्ट टाइम जो आया पिछले साल इसी रमजान में तो राइट बैंक था, इस दफा लेफ्ट बैंक है। और जितनी करप्शन सैलाब में हुई कि इन्होंने 1.5 महीने तक देखें, 1 महीना 60 दिन तक गेट बंद ही नहीं किए कैनाल्स के
کہ پانی جو ہے تاکہ ان کا جو رائٹ میں جائے گا تو وہ تباہی پھر جائے گی اور ساری. اور یہ فرسٹ ٹائم لیفٹ سلم ایریا میں آیا ہے جن لوگوں نے پانی دیکھا ہی نہیں ہے. یہ وہ علاقہ ہے جہاں پانی, میرا مطلب ہے انہوں نے لوگوں نے بند باندھے ہوئے تھے. جتنے نجائز بند یہ جتنے ڈسٹرکٹ آتے ہیں, سانگڑ ہو گیا, بدین ہو گیا, خیرپور ہو گیا, یہ سارے جتنے اس جاگیردار نے بند باندھے ہوئے تھے اس نے سب غریب کی تباہی اور بربادی کر دی. اور اب خدا نہ خواستہ اور بارشیں ہوئی. دیکھیں یہ پانی پہنچتا ہے سرحد سے 10 دن میں گدو تک یا اس علاقے میں. عملی طور پر ابھی تک تو پچھلے لوگ آباد نہیں ہوئے ہیں, ابھی تک تو پچھلے لوگ ہی جو ہیں وہ آباد نہیں ہوئے ہیں اور یہ تباہ ہو گئے. ان کے پاس صرف سانگڑ میں کتنے ارب روپے کی کاٹن تھی جی پچھلے سال, ان بلینز, مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا لیکن 5-6 بلین تو کم از کم ہوگی صرف سانگڑ سے جو کپاس پیدا ہوئی وہ بلینز میں تھی. اور جو یہ سارا علاقہ ہے فصلوں کا, اس میں مارا جو گیا ہے وہ غریب کسان اور بھاری مارا گیا. دیکھیں نا ایک کیس لگا تورا بند, کون سا بند تھا, سپریم کورٹ نے 14 آدمیوں کو کرپٹ اور ڈسانر, وہ وہی ہیں. تو سپریم کورٹ بھی کیا کرے, وہ کراچی میں کبھی جا کے بیٹھ جاتی ہے, پھر اگر کچھ فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا. دیکھیں لاہور ہائی کورٹ بولتی ہے, پھر دیکھیں اب آ جاتے ہیں ڈینگی پہ, دیکھیں یہ 2008 میں بھی لاہور میں آیا, ٹھیک ہے. اس دفعہ اس کی لارج اتنی بھی لارج نہیں ہے جتنی لاہور میں ہے, بٹ ہارڈ فیکٹ از کہ بیسیکلی کوئی دنیا میں یہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا یہ صرف پاکستانی ملک ہے, ملائیشیا ہے, ایون تائیوان ہے, ایون انڈونیشیا ہے, انڈیا میں بھی 100 کے قریب ممالک ہیں جہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈینگی کا وائرس ہے وہاں پہ. لیکن یہ اس کی احتیاطی تدابیر جو ہے میرے اندازے کے مطابق یہ اس طرح کام سپرے کا نہیں ہوا. لوگ کہتے ہیں, ابھی پرویز رشید بتائیں گے آپ کو, پرویز رشید صاحب لائن پہ ہے, کہ انہوں نے کمیٹی بٹھائی ہے. ہمارے ڈسٹرکٹ میں لوگ آ کے کہہ رہے ہیں, میں پنڈی ڈسٹرکٹ کے بارے میں اس وقت تک کہتا ہوں آپ کو کہ وہاں سینٹرل فیوج ضرور ہے جو ایک بوتل سے ایک پلیٹلیٹ بناتا ہے. یہ ہے تھیلیسیمیا کے لیے یا کینسر کے بعد میں بچوں کو وائٹ سیل ختم ہو جاتے ہیں. جو پلیٹلیٹ سیپریٹر ہے ابھی تک راول پنڈی اسلام آباد کے نہ پولی کلینک میں ہے, نہ پمز میں ہے, نہ بے نظیر ہاسپٹل میں ہے, نہ کسی میں نہیں ہے. اور پنڈی میں کوئی 400-450 آدمی, کل میں لاہور جا رہا ہوں انشاءاللہ وہاں بھی یہ بات کروں گا کہ پنڈی میں کوئی ابھی اللہ کا فضل ہے, لیکن پنڈی کے گرد و نواح میں جو صورتحال بن رہی ہے وہ زیادہ سنگین آپ کو لگ رہی ہے. دیکھیں پنڈی ہب ہے, 63 کے قریب جو ہے نئے کیسز. دیکھیں اگر ہری پور کی جو صورتحال آ رہی ہے, اگر آزاد کشمیر کی جو صورتحال آ رہی ہے, اگر گلگت کی طرف سے کوئی بات آ رہی, صوبہ سرحد بالکل نکما اور بالکل 0/0 ہے. پختونخوا سوری, پختونخوا میں 1 انچ بھی کام نہیں ہوگا تو یہ سارے لوگ پنڈی میں آئیں گے, سارے کے سارے یہاں پہ پنڈی میں آئیں گے. آپ طارق عظیم صاحب, آپ یہ ساری صورتحال دیکھ رہے ہیں, کیا ہمارے یہاں پلاننگ کا فقدان ہوتا ہے؟ ہر سال سیلاب بھی آتے ہیں, یہاں زلزلے بھی آتے ہیں, قدرتی آفات بھی آتی ہیں, لیکن ہم سارا سال کچھ دوسری ڈیبیٹس میں پڑے رہتے ہیں. عوام کے لیے کیا کرتے ہیں, چاہے مرکزی حکومت ہو یا صوبائی حکومتیں ہوں؟ جی پلاننگ تو خیر بہت دور کی بات ہے. ہمارے ہاں تو آپ دیکھیں ہر سیاسی جماعت میں ٹیررسٹ سیل تو ہیں لیکن ویلفیئر سیل کوئی نہیں ہے. فلاحی سیل بنانے میں ہم ناکام رہے ہیں. یہ کتنے افسوس کی بات ہے. آپ نے سیاسی افات کی بات کی, سیاسی افات کو تو سوری قدرتی افات کی بات, لیکن سیاسی افات جو ہے قدرتی افات کا تو مقابلہ کر لیں گے, لیکن سیاسی افات کا مقابلہ کون کرے گا؟ یعنی کہ ہم ایک دوسرے پہ وہی سیاست چمکا رہے ہیں. اسی پہ این جی اوز لے لیں تو پیسے کلیکٹ کرنے ہوتے ہیں تو ایک دم آتے ہیں, اخبارات پہ اشتہار دیتے ہیں, آپ کے ٹی وی پہ اشتہار دیتے ہیں, لیکن ایک وہاں پہ آج آپ دیکھیں سندھ میں آپ کو کوئی نظر نہیں آ رہا کہ جا کے این جی اوز جا کے کریں, وہاں پہ جا کے پیسے اکٹھے کر لیتے ہیں. لیکن اس کے بعد اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اپنی پولیٹیکل پارٹیز کا حال دیکھ لیں, آپس میں دیکھیں جو بھی ہے جس کی بھی کوتاہی ہے بالکل جا کے ہمیں ان کو ضرور پکڑنا چاہیے کہ کیوں آپ نے فورکاسٹ نہیں کر پائے. اس کے علاوہ جو ہے آپ کے جو انتظامات ہے, پرائم منسٹر صاحب کا ہیلی کاپٹر لینڈ نہیں کر سکتا. فورکاسٹ سیلاب کے طارق صاحب جون میں پیپلز پارٹی نے میٹنگ کی ہے, جون میں, اور 1 جولائی تک انہوں نے کہا تمام, دیکھیں کہاں ہے یہ ڈیزاسٹر جو ان کے یہ پہلے آخری ایک بات میں کر دوں پھر لے لیں
کہ جولائی میں انہوں نے کہا 1 جولائی میں تمام ڈسٹرکٹ لیول پر اور چھوٹے لیول تک تمام انتظامات مکمل ہوں گے. یہ جون میں بی بی سی کی رپورٹ میں انہوں نے کہا گیا، لیکن سر سپٹمبر آ گیا، کچھ کیا نہیں ہے. بالکل، اور شیخ صاحب بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں کہ دیکھیں یہ تو ابھی یہ سیلاب نہیں ہے، پچھلے سال سیلاب تھا، یہ بارشیں ہیں. اور آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ہر بندے کے پاس انٹرنیٹ ہے. اگر آپ کے پاس کوئی ایسی قسم کا کوئی فورکاسٹ کرنے والا ادارہ نہ بھی ہو تو آپ چلے جا رہے ہیں انٹرنیٹ پہ، آپ کو اگلے دنوں کی کارروائی جو ہے جو بھی ہوگی بتا دیتے ہیں سارا. محکمہ موسمیات نے 3 دن پہلے بتا دیا. بالکل بتا دیا جی. آج کہہ رہے تھے ہمیں 3 دن کی بارشوں کا کہا گیا تھا، 18 دن بارش ہوئی. دیکھیں شیخ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کو ہفتوں پہلے پتا چل گیا تھا، لیکن کوئی کسی قسم کا انتظام نہیں کیا گیا. یہاں تک انتظام کیا گیا کہ کیا کون سی ایسی جگہ اونچی جگہ ہوگی جہاں پہ آپ کیمپ لگائیں گے. لیکن افسوس کی بات میں دوبارہ آتا ہوں سیاسی اس میں کہ ایک دوسرے کے خلاف سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں. کل ایک رات کو میرے پاس ایک پریس ریلیز پڑی ہوئی ہے پیپل پارٹی کی. پیپل پارٹی والوں نے کہا ہے جی کہ ہم، یہ میں پڑھ رہا ہوں کہ وی آر فلی اکوپڈ اینڈ آرگنائزڈ، ہم ہیں ٹھیک ہے بالکل، اور ہم ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں، بہت زیادہ ہم کنسرنڈ ہیں جو ہو رہا ہے. اگر اف وی آر کالڈ اپان، اگر حکومت پنجاب ہمیں بلائے، اور میں لفظ اف کو بہت موٹا لکھا ہوا اسی وجہ سے کہ اگر کوئی ہمیں بلائے، ارے بابا یہ آپ کے عوام ہیں، اس میں کوئی یہ تو نہیں ہے کہ پیپل پارٹی کا بندہ ہے، لیگ کا، سندھ پیپلز پارٹی کا یا عوامی لیگ کا بندہ ہے. ہر بندہ ہے جو ہے، بالکل آپ جا کے خود اپنی ہیلپ کریں، کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. آپس میں یہ سیاست بازی ختم کریں اور جا کے ہیلپ کریں عوام کی. عوام بیچارے سفر کریں، غریب عوام کا دکھوں کا مداوع کون ہوگا. سینیٹر پرویز رشید صاحب السلام علیکم، آپ کو ڈسکشن میں ویلکم بھی کہتے ہیں. ایک ڈینگی مچھر نے پورے پنجاب میں تباہی مچا دی اور ابھی تک بھی اس سے نمٹنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن ڈیلی آج کی بھی ہم بتا دیں تقریباً 35 کے قریب جو لوگ ہیں وہ اس کا شکار ہوئے ہیں. وہ جو نئے کیسز بھی سامنے آئے ہیں، 10 کے قریب اموات بھی واقع ہوئی ہیں. تو کیا نمٹنے کی صلاحیت ہے اس وقت پنجاب گورنمنٹ کے اندر ڈینگی مچھر سے؟ السلام علیکم. اور آپ کے ساتھ جو 2 حضرات بیٹھے ہیں ان دونوں کو بھی میرا سلام پہنچائیے گا. جی وعلیکم السلام. آپ کے سننے والے جو ہیں ان تک کو بھی میرا سلام پہنچے. بیسیکلی آپ کے علم میں ہوگا کہ سری لنکا سے ایک ٹیم ان دنوں لاہور آئی ہے اپنے ان تجربات اور مشاہدات سے حکومت پنجاب کو آگاہ کرنے کے لیے جو انہیں اس وبا سے نپٹنے میں درپیش ہوئے تھے اور جو حل انہوں نے ان کے اپنے ملک میں اختیار کیے تھے. آج میں نے ان کی پہلی بریفنگ میں شمولیت کی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ ان کی بریفنگ سے جو کچھ مجھے معلوم ہوگا وہ میں آپ کے ذریعے سننے والوں تک پہنچاؤں. جی ضرور، تاکہ ہم سب اس بیماری سے نپٹنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں. انہوں نے جو فائنڈنگز کی ہیں، یہ مچھر کا جو انڈا ہے اور اس انڈے میں سے پھر جو نکلتا ہے لاروا جس کو کہتے ہیں، وہ سب سے زیادہ کن جگہوں سے ملا آپ ذرا سنیے گا. جی، ایئر کنڈیشنر کے نیچے جو بالٹی رکھی جاتی ہے جس میں ایئر کنڈیشنر کا پانی گرتا رہتا ہے، اور آپ کے علم ہے کہ ساون کے مہینے میں ایئر کنڈیشنر میں وہ بہت سارا پانی جو ہے بلیڈ کرتے ہیں. اب یہ بالٹی ایئر کنڈیشنر کے نیچے جو رکھی جاتی ہے یہ لوگوں کے گھروں کے اندر موجود ہوتی ہے. لاروا وہاں سے ملا ہے اور انڈے وہاں سے ملے. ریفریجریٹر کے نیچے جو ٹرے ہوتی ہے جس میں ریفریجریٹر سے جو پانی بلیڈ کرتا ہے اور جو ریفریجریٹر کا گند جو ہے جہاں پہ جمع ہوتا ہے ریفریجریٹر کے نیچے سے ملا ہے. لوگوں کے گھروں میں جو مچھلیوں کے ایکویریم ہیں جن میں مچھلیاں پالتے ہیں لوگ، وہاں سے ملا ہے. جو گھر کے اندر ڈھکن ہے، گٹر کا ڈھکن جسے ہم کہتے ہیں، اور گٹر کے ڈھکن کو اٹھانے کے لیے جو جگہ بنی ہوتی ہے، 2 جگہیں بنی ہوتی ہیں، تھوڑا سا ہول ہوتا ہے نیچے جس میں انگلی ڈال کے آپ گٹر کا ڈھکن وہاں سے ملا. ٹھیک، وہاں سے ملا. یہ تو ساری چیزیں آپ بالکل آگاہی بھی دے رہے ہیں، اس وقت ہمارے عوام بھی سن رہے ہیں کہ کہاں سے ہو رہا ہے. تھوڑی سی بات یہ کہ ہمارے یہاں مشینیں نہیں تھیں، ہمارے یہاں ادویات تھیں وہ بھی جعلی تھیں، ہاسپٹلز میں بستر نہیں تھے. یہ اقدامات تو ہونے چاہیے تھے نا کسی بھی وبائی آفت سے نمٹنے کے لیے. میں اگر آپ اجازت دیں، جی بالکل ضرور، ساری بات کریں. پہلی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں جو سری لنکا والے لوگوں نے بھی کہی اور آپ بے شک چاہیں گے تو انہوں نے آپ کے پروگرام میں بھی بھیج دوں گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس مچھر سے حکومت نے گلیوں اور سڑکوں پر نہیں نپٹا، اس مچھر سے لوگوں نے اپنے گھروں میں نپٹا ہے. جب تک لوگ اپنے کردار کو ادا نہیں کریں گے اس بیماری کو دنیا کی کوئی
कोई ताकत, कोई दवाई घरों तक चलें, घरों में भी आ गया, आगाही हो गई, आपका मैसेज लाखों करोड़ों आवाम तक पहुंच भी गया, अच्छी बात है। लेकिन मेरा फिर वही सवाल होगा, हॉस्पिटल्स में दवाइयां नहीं थी, मशीनें नहीं थी, बेड्स नहीं थे, लोगों के हजूम दर हजूम इस वक्त अस्पतालों में मौजूद हैं। असल चीज तो ये ना कि वहां पे मशीनें हो, अद्वियात वहां पे मौजूद होनी चाहिए। अगर आप इजाजत देंगी मैं बात का तसलसल जारी रख सकूंगा, मैं आपके हर बात का जवाब दूंगा, लेकिन मेहरबानी करके आप मेरी बात जारी रहने दें। जी बिल्कुल। ये हम सियासी डिबेट नहीं कर रहे हैं, ये ना परवेज रशीद का मसला है, ना शेख रशीद का मसला है, ना तारक अजीम का मसला है, ना आसमा चौधरी का मसला है। ये हर पाकिस्तानी का मसला है, हर इंसान का मसला है, और इसको देखने के लिए हमें इंसानी नुक्ता नजर चाहिए, इंसानी आंख चाहिए। मैं इंसानी आंख से बात कर रहा हूँ। अगर कोई कसूर परवेज रशीद से होगा है तो वो आपकी अदालत में हाजिर है, अगर इससे बड़ी कोई अदालत होगी वहां भी चले जाएंगे, और जो सजा वो तजवीज करेगी वो ले लेंगे। लेकिन मुझे अपनी बात मुकम्मल करने दीजिए। जी बोलिए। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि किसी दवाई की कोई कमी नहीं हुई। जिस प्लेटलेट की शेख रशीद साहब बात कर रही हैं वो 0.01% लोगों के लिए जरूरी है इस बीमारी में। यानी अगर 100 लोग बीमार होते हैं डेंगू के लिए तो प्लेटलेट की कमी 0.01 लोगों को जरूरत पड़ती है। सिर्फ 100 में से एक बंदा? 100 में से नहीं, 0.1 कह रहा हूँ। अच्छा राइट, ठीक। अच्छा, और वो रावलपिंडी में होली फैमिली हॉस्पिटल में सेंट्रीफ्यूगल उसकी 2 मशीनें मौजूद हैं। ज्यादा जितने प्लेटलेट आपको चाहिए वो रावलपिंडी होली फैमिली हॉस्पिटल से उनका बंदोबस्त किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि इस मसले को इतना उछाला गया है कि ये मौजूद नहीं, तो हमने मजीद मशीनें भी इंपोर्ट कर ली हैं। उनमें से बहुत सी पहुंच गई हैं, बहुत सी पहुंच गई हैं, और तमाम डिस्ट्रिक्ट सतह तक अस्पतालों को फराहम कर दी जाए। बिल्कुल, चलें, अच्छी बात। और इस सिलसिले में आज दफा 144 भी सर आपने लगा दी। बिल्कुल, मुझे सर ब्रेक लेनी है, अगर आप ब्रेक के बाद हमें जारी रख सके हम आपसे बात भी करेंगे। ब्रेक लेते हैं, और रावलपिंडी के होली फैमिली हॉस्पिटल का तो शेख रशीद साहब से भी हम इसका जवाब लेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले परवेज रशीद साहब हमें इस मच्छर के हवाले से बता रहे थे कि किस तरीके से ये फैलती है ये बीमारी, और हॉस्पिटल्स में वो कह रहे थे कि पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस हवाले से तमाम सहूलियात दी जाए। वहां पे पिंडी का जिक्र हुआ था, तो आपने होली फैमिली की शिकायत की थी, तो वहां मैंने शिकायत किसी की नहीं की। जो परवेज रशीद साहब कह रहे हैं सेंट्रीफ्यूजेस, वो एक ब्लड की बोतल से एक प्लेट बनती है 24 घंटे में। जो सेपरेटर है प्लेटलेट, वो एक ब्लड की बोतल से 10 प्लेटें बनाता है, जो अगर इमरजेंसी में किसी बंदे को चाहिए। बेसिकली इसका टेस्ट रिकमेंडेड है पीसीआर, जो एनआईएच कर रहा है। ये सब जो टेस्ट किए जा रहे हैं ये सीबीसी कर रहे हैं। ये ब्लड से ये पता लग जाता है कि भाई इसमें है, उसका पॉजिटिव या नेगेटिव होना फिर एनआईएच से पता लगता है। जो 1300 रुपए में यहां टेस्ट हो रहे थे, मैं परवेज रशीद साहब की इतला के लिए कहना चाहता हूं, उसमें इतनी बड़ी मैं खौफ नहीं पैदा करना चाहता। प्राइवेट सेक्शन से जो हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब से मेरी दरखास्त है कि बेशक 90 से ज्यादा रुपए कर दें। ये 90 रुपए में प्राइवेट जो इस वक्त लेबॉर्टरियों में जो रश लगा है, जो खौफ डाल दिया गया है, तो वो सही टेस्ट नहीं कर रहे, आप ये कहना चाह रहे हैं? कौन? कम पैसों में लेबोरेटरीज वाले? नहीं, अभी तो आज फैसला हुआ है 90 रुपए का, वो 1300 रुपए में कर रहे हैं। पिंडी में जो टेस्ट हो रहे हैं इस्लामाबाद में, वो 1000 से 1300 रुपए में हो रहे हैं, और वहां रश लगा हुआ है। अगर ये 90 रुपए कर दिया गया तो ये लोग प्राइवेट हैं, ये भाग जाएंगे, उनकी इन्वेस्टमेंट है, फिर कहां जाएंगे? जो हमारे पास अदारे हैं उसके पास सूरत हाल इतनी रश हो जाएगी कि ये जो 2-3 हॉस्पिटल से हटकर अगर ये 15-20 पॉइंट या 30 पॉइंट भी करते रहे, बेशक 300 रुपया कर दें, 200 कर दें, 90 पे ये नहीं करेंगे लोग। देखें, अगर हमने 40 रुपए चीनी की कीमत की, कितने लोगों ने चीनी ली वो। सो हमें रियलिटी पे जाना चाहिए। रियलिटी ये है कि ये अंडा अगर फ्रिज के नीचे से निकल रहा है या अंडा जो है वो बाल्टी के नीचे से निकल रहा है, इस अंडे को खत्म करने के लिए जो बेसिक नेसेसिटी है, नंबर 1, ये जो हमारे माशरे के चोर हैं जिन्होंने इंटरनल स्प्रे महंगे कर दिए हैं, एक तो इन पे नजर होनी चाहिए कीमत कंट्रोल की। सेकेंडली, गवर्नमेंट, मरकजी गवर्नमेंट पे इस पे ड्यूटी जो है इन दवाइयों पे खत्म कर देनी चाहिए। थर्डली जो है, ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि इसमें सारी कौम जो है पैनिकी में चली जाए, हमें मिन हैसुल कौम इसका मुकाबला करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि हम हॉस्पिटल्स में एक बात फिर भूल जाऊंगा मैं, क्योंकि परवेज रशीद साहब श्रीलंकन बात कर रहे थे, एक सेकंड की बात है कि 900 पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हमारे पास मौजूद हैं
جو این جی اوز کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو ہم نے یوز نہیں ان کو ہم یوز کریں، سری لنکن کے ساتھ کریں یا انڈین کے ساتھ بھی کریں، لیکن ان کو اسپیشلسٹ ہمارے پاس موجود ہیں۔ صاحب عوام یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ہاسپٹل میں جائیں، آپ کو باقاعدہ ٹریٹمنٹ وہاں پہ دیا جائے، لیکن جو لائنز لگی ہے سرکاری ہاسپٹلز میں تو وہ دیکھنے کے قابل ہے۔ وفاقی حکومت کی بات کرتے ہیں، صرف 4 کروڑ ہم نے سنا، جب اور شکر کریں یہ بھی مجھے سنا سیپریٹر جو ہے 40 لاکھ کا ہے، انہوں نے سنا، پرائم منسٹر نے تصدیق کی کہ سینٹرل فیوجز ایک ہے صرف پمز میں، انہوں نے کہا یہ تو ایک کرے گا، یہ 4 کروڑ۔ اسی طرح راول پنڈی میں بھی لوکیشن ہونی چاہیے، ایلوکیشن ہونی چاہیے، ورنہ ایم ایس نہیں خرچ کر سکیں گے، ڈی ایچ او نہیں خرچ کر سکے گا۔ صرف 4 کروڑ اتنے خرچے، روزانہ کے اخراجات ایک طرف، بیرونی دوروں کے اخراجات، ایک دن کا امریکہ کا جو بھی پرائم منسٹر صاحب کا جو میں بات کر رہا تھا آپ سے کہ 5 کروڑ پر ڈے کا خرچہ جو تھا ابھی آنا تھا، وہ تو بڑی اچھی ہوئی بات کہ 5 کروڑ پر ڈے جی امریکہ کا، وہ تو اچھا ہوا پرائم منسٹر صاحب نے کینسل کر دیا۔ اسی وجہ سے کینسل کیا، وہ اس لیے نہیں کہ حکومت کا وہ پیسہ بچانا چاہتے تھے، اس لیے کہ پریزیڈنٹ صاحب واپس نہیں آئے، اور اچھی بات نہیں لگتی کہ پریزیڈنٹ صاحب بھی باہر ہو، پرائم منسٹر صاحب بھی باہر ہو، اس لیے کینسل کیا کہ پریزیڈنٹ صاحب آ جاتے تو وہ چلے جاتے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہے اس میں تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے، ہر بندے کو ہاسپٹلائز کرنا ضروری نہیں ہے، اس میں بیسیکلی ریسٹ ہے اور سمپل میڈیسن ہے۔ کیا یہ اچھا ہو کہ ایسے کوئی ہال، بڑے ہال لے لیے جائیں جس میں خالی بسترے لگا دیں، کیونکہ بیڈز کی ایک لمیٹیشن ہے، کتنے بیڈز ہو سکتے ہیں ہاسپٹل میں، اور کچھ میڈیا کا قصور نہیں ہے، لیکن چونکہ میڈیا اتنا پھیل گیا ہے کہ میڈیا نے اویئرنیس اتنی زیادہ ہو گئی ہے، جس بندے کو ذرا سا بھی بخار ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ جی مجھے ہو گیا ہے اور میں جا کے اس کا ٹیسٹ کروانا ضروری ہے۔ اس کے لیے بھی کوئی طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ ڈاکٹر پہلی جب دیکھے ان کو فرسٹ دیکھے انویسٹیگیشن جو ہونی چاہیے، اس کے بعد جا کے اپنا ٹیسٹ کروائیں۔ ہر بندے کے لیے ٹیسٹ کرنا بھی جو ہے اس کے لیے قیمتی بھی ہے اور اس کے لیے ٹائم کنزیومنگ بھی ہے۔ فنڈز وغیرہ بھی ہمیں دینے کی ضرورت ہے، فنڈز بھی ہے، اس کے لیے ڈاکٹر جو ہے پہلے ہی دفعہ جا کے دیکھیں، اور اگر واقعہ ضرور سمجھتے ہیں کہ اتنا ضرور ہونا چاہیے پھر ضرور بھیجیں اس کو۔ لیکن ایک ضروری بات یہ آسما میں کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، ابھی ایک دوسرے پہ الزامات لگانے سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ ایک تو اکاؤنٹیبلٹی ضروری ہے، بالکل ٹھیک ہے، شیخ صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا، خواہ وہ بارشوں کا پرابلم جو آئی ہے ہمیں وہاں پہ سندھ میں تو فائدہ ہوا ہے، یہاں پہ تو فائدہ ہوا ہے، اور اس کا اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ کیوں پہلے اس کا ان کی نے یہ کیا۔ لیکن دوسری بات ہے کہ فی الحال کیا کرنا کیا چاہیے اس وقت، اور دوسری یہ کہ فیوچر کی پلاننگ کرنی چاہیے۔ 3 سٹیپس ہمیں لینے ہیں، اس پہ آپس میں میرا خیال سیاست کرنے سے فائدہ کوئی نہیں، فائدہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اس پہ۔ پرویز رشید صاحب آپ نے اچھی تجاویز سنی، مجھے تو اچھی لگی جو طارق عظیم صاحب نے ہمیں تجاویز دی ہیں، 3 تجاویز، اتفاق کرتے ہیں آپ؟ میں نہ صرف اتفاق کرتا ہوں بلکہ اگر آپ پچھلے 1 ہفتے کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں گے تو ہم یہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ طارق صاحب ہے، یہ ضرور ہے کہ لوگوں میں ایک خوف جو ہے اس میں مبتلا ہوئے ہیں، کسی کو ذرا زیادہ خوف ہوگا، کسی کو کم ہوگا، لیکن خوف میں لوگ مبتلا ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہسپتالوں میں بہت زیادہ رش جو ہے، دیکھیں جتنے لوگ آ رہے ہیں ان میں سے تقریباً 10% سے بھی کم لوگ ہیں جو ڈینگی میں مبتلا ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ 90 لوگ ایسے آ جاتے ہیں جو مبتلا نہیں، اور جو ڈینگی میں مبتلا ہیں ان کا علاج جیسے طارق صاحب بتا رہے سمپل ہے، پیراسیٹامول سے وہ علاج ہوتا ہے اور گھر میں رہنے ہو جاتا ہے۔ لیکن زیادہ لوگ کیونکہ خوف میں مبتلا ہیں اس لیے رش ایک دم آ گیا ہے۔ کچھ اویئرنیس پھیلانے کی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں، ایجوکیٹ کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم نے ہسپتالوں میں بیڈز کی تعداد کو دگنا کر دیا۔ ودن 1 ویک ہم نے تقریباً دگنا کیا۔ ہم نے ان ہسپتالوں کو بھی انوالو کر لیا جو گورنمنٹ کے ہاسپٹل، جیسے ایک سوشل سیکورٹی ہاسپٹل تھا اس کو بھی ڈینگی کے مریضوں کے لیے ہم نے کر لیا ہے۔ دوسرا جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں ان سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ آپ بھی اپنے کچھ بستر مخصوص کرتے ہیں ڈینگی کے مریضوں کے لیے۔ لیکن وہ جو شیخ صاحب نے پوائنٹ اٹھایا تھا یہاں پہ کہ ٹیسٹ جو 90 روپے میں ہو رہا ہے، پہلے وہ 1300 روپے کا پرائیویٹ لیبارٹریز کرتی تھی، اب وہ آج آپ لوگوں نے فیصلہ کیا 90 روپے کا ہوگا، تو وہ پھر عوام جو وہاں پہ جائیں گے بھرمار ہو جائے گی، تو کیا لوگ باقی مستفید ہو سکیں گے اس سے یا نہیں ہو سکیں گے؟ نہ صرف 90 روپے کا بلکہ کچھ لیبارٹریز ایسی ہیں لاہور میں جنہوں نے رضاکارانہ طور پر پیشکش کر دی ہے۔ وہ لاہور ہے نا پرویز صاحب؟ جی سر، ہم اسلام میرا مطلب ہے دیکھیں نا، یہاں گزارش یہ ہے کہ ان کو ایلوکیٹ کریں کو فنڈ، کیونکہ ایمرجنسی ڈکلیئر کر دیں۔ راول پنڈی، اسلام آباد یا پنڈی اس کے گرد و نواح میں 144 نہ لگائیں۔ ہاسپٹل میں اگر آپ ایمرجنسی ڈکلیئر کر دیں جس طرح آپ نے پچھلے دور میں کیا تھا، تو جو ایم ایس ہے وہ اپنی دوائی تھوڑی بہت خرید سکتا ہے۔ میں سب لوگوں سے پوچھ چکا ہوں، ادھر ادھر سے یہ پیسے اکٹھے کر رہے ہیں۔ کائنڈلی آپ شہباز شریف صاحب کو کہہ کے 1 فنڈ ایلوکیٹ کر دیں تینوں ہاسپٹل کو جو صرف ڈینگی کے لیے مخصوص ہو۔
शेख साहब अगर ये नहीं हुआ तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल नहीं हुआ। आपसे मेरा एक तल्लक है बचपन से, मैं आपको बता रहा हूं। इस वक्त मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आया हूं तो अभी तक नहीं हुआ, 1 रुपया भी एलोकेट नहीं हुआ। लेकिन हमने कोशिश ये की है कि प्राइवेट जो लेबॉर्ट्रीज हैं और उनमें से बहुत सौ ने हमारे साथ ताउन किया है। लेकिन वो जो पैसों की वो बात कर रहे हैं कि बाकी 90 से बढ़ा दें, 90 पे नहीं करेंगे पिंडी वाले, ये कैसे करेंगे वो 90 रुपए? यकीनन हम किसी किस्म की वसाइल की कमी जो है आप नहीं करेंगे। शेख रशीद साहब की गुजारिशात आप चीफ मिनिस्टर तक पहुंचाएंगे, जो इन्होंने अभी गुजारिशात की आपसे पिंडी इस्लामाबाद के हवाले से? जी मैंने आपसे वादा किया है कि वसाइल की कमी जो है वो इसमें आड़े नहीं आएगी। ठीक, चलें, अच्छी बात आपने की, बहुत बहुत शुक्रिया। परवेज रशीद साहब वो कह रहे हैं कि वसाइल की कमी जो है आड़े नहीं आएगी, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि डेंगू मच्छर से जो है हम सबको निजात मिल जाए। लेकिन लगता कुछ ऐसे है कि हो जाएगा आपको या अगले साल? नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। देखिए हम सियासतदान जो है ना, हम भी बड़े बेईमान हैं, हम भी फोटो सेशनों के भूखे हैं। बीमारी सीरियस है, हमें इस बात को पॉलिटिकली नहीं लेना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह ताला, देखें हर रोज हमारे लिए, आज सियासी आफत है, आज टारगेट किलिंग की आफत है, आज कुदरत की आफत है, आज महंगाई की आफत है, आज लोड शेडिंग की आफत है, आज जनाब अली फलानी चीज की आफत है। ये जो मसले हर रमजान को हमें फेस करने पड़ रहे हैं, ये देखें ये कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है कि जो दुनिया में नहीं आया हुआ। हमें जिस चीज की जरूरत है, देखें हम ज्यादा प्रोवोक इसलिए नहीं करते कि ये एक सीरियस मसला है, बड़ा संजीदा मसला है। तो ये देखें इसमें बेड शेड तो बड़ी दूर की बात है। मैं इतने बड़े चैनल पे स्प्रे दे दें, मेरे ख्याल से स्प्रे कहां से, दवाइयां दे दें, फिर हमारा माशरा, फिर आप कहेंगे फिर ये माशरा ऐसे ही है। ये काफरों के खिलाफ हम बातें करते हैं, वहां क्रिसमस हो, हर चीजों की, यहाँ मुसलमान जाते हैं क्रिसमस पे शॉपिंग करते हैं, आधी कीमत, या रमजान में चीनी, या रमजान में मैदे को छोड़ें। इस वक्त देखें कि जो स्प्रे हैं लोग घरों में कर रहे हैं, उसमें कितना इजाफा हो गया कीमत में, मैं कहूंगा। तो फिर इसका मतलब फिर आफतें हम पे आती रहेंगी, क्योंकि ये जो हमारे अमाल भी ऐसे ही हैं कि जब इस तरह के क्राइसिस में हम आते हैं तो हम फिर मैं दोबारा वही बात करूंगा, सियासी बयानात की बात करूंगा। बयानात की बात बिल्कुल आपसे मैं बात करूंगी। ब्रेक लेने कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद तारिक अजीम साहब से बात करेंगे, इसी हवाले से डेंगू और सैलाब का जिक्र करेंगे। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात हो रही है कुदरती आफात के हवाले से, डेंगू और सैलाब, और इस मुश्किल वक्त में भी हमारे सियासतदान बयानबाजी तक महदूद हैं और अवामी फलाह के लिए आगे नहीं आ रहे, सिर्फ बयानात दे रहे हैं। चाहे सिंध की बात करते हैं, चाहे हम पंजाब की बात करते हैं। क्यों तारिक? इसमें आपका भी कसूर है? नहीं, हमारा कसूर क्या, हम तो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। ट्रक लेके जाता है, आप कैमरा फट, उसने जगह तय की होती है कि इस मोड़, इस चौक में, इस चौराहे में, इस चबूतरे पे मैंने आटा बांटना है और एक एक वो 5-5 किलो। यार मजाक है। आसफ जरदारी और नवाज शरीफ अपने एहसासों का 1% दे दें, अपने प्रॉफिट बैंक के इंटरेस्ट का 5% दे दें। लेट मी से, हिम्मत कौन, अपने बैंक इंटरेस्ट का आसफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब 5% दे दें, ब्रिटिश का, अमेरिकन का, स्पेन का, जद्दे के शेयर्स का, इन्वेस्टमेंट का दे देना। बीमार है सारे लोग, वैसे भी बीमारी पे लगना है, खैरात है, ज़कात है, इस्लाम के ये बहुत बड़े मीनार हैं, दें इन लोगों को, वरना वो लूटेंगे। मरेगा नहीं आदमी तो क्या करेगा जी? आप बताएं कि चोरी की भी हक हासिल है जब मौत वाक़या हो रही हो। मैं इस्लामी बात कह रहा हूं कि उस आदमी के हाथ नहीं काटे जा सकते जो करीबुल मौत हो और उसकी जान जा रही हो और उसको चोरी करनी पड़े, तो हाथ काटने की गुंजाइश है। मैं कोई फतवा नहीं दे रहा, अगर फतवा है तो हाथ जोड़ के कल मेरे पीछे पड़ जाए। लेकिन इन लोगों को, जो लोग अवाम की लाशों पर सियासत कर रहे हैं, जो लोग अपने फोटो सेशन कर रहे हैं, जो लोग जाली दवाइयों का जिन्होंने नहीं पूछा, जाली स्प्रेयों का जिन्होंने नहीं पूछा, इन लोगों से पूछे कौन? इनसे पूछेगा कौन? हमें ताना दे रहे हैं मीडिया को, वो रुक से ही पड़ाओ वहीं पे करते हैं जहां वो शेख साहब की जो बात है इसको आगे मैं बढ़ाता हूं। देखें ये मीडिया का भी काम है। आप देखें, आप इन्वेस्टिगेट कीजिए। हर बंदा जो लेके एक ट्रक लेके पहुंच जाता है, कितने बंदों को सर्व कर सकता है एक ट्रक? वो तो उसका राशन जो है वो मेरा ख्याल 10 बंदे भी, 10 फैमिली, इतने काटा नहीं होता जितने के गरीब के वो जाके उनसे इन्वेस्टिगेट कीजिए कि एनजीओ क्या कर रहे हैं, कितना पैसा आ रहा है। आपको पता है कि कितने फॉरेन मिशन जो हैं जो इनको स्पॉन्सर कर रहे हैं। आज तक तो हमें यह नहीं पता चला कि कौन सा एनजीओ है, उसका पैसा कहां से आ रहा है। मैं तो एक बिल लेके आ रहा हूं पार्लियामेंट में जिसपे इनका मैंडेटरी होगा, हर
एनजीओ का कि वो लिखे अपने लेटर हेड के ऊपर हर पब्लिकेशन के कि जो मैं कर रहा हूं पैसा मुझे मिल कहां से रहा है। हमें ये भी नहीं पता चल रहा कि कौन क्या कर रहा है। वहां पे आज तक कोई नहीं पहुंचा वहां पे, और आप जब उनको पता होता है बड़े ठीक ठाक बड़े सूटेड बूटेड लोग हैं, आप लोगों को ले जाके वहां पे काम करें, फिर वैक्सीन के जरिए और पोलियो के कतरों के जरिए उसामा के वहां घर तक पहुंच जाती है। जी देखे ना, ये भी एनजीओ थी जो शकील इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है सर, इस्तेमाल किया जाता है का पता लगा। इसका तो एक ये कीजिए, दूसरा ये मीडिया का मैं समझता हूं इसका रोल बहुत अहम बनता है। देखिए आपको शेख साहब ने भी जो लाइसेंस दिए थे तो 10% जो है आपका कंटेंट जो है ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए है आपके सर। बिल्कुल, आज देखिए आज साहब ये इश्तिहार बांट रहे हैं खारिशज़दा बीमारियों के, जिस तरह लोग बांट रहे होते हैं, ये जैसे मंजन बांटने वाले सबको अवेयरनेस है, सबको यह करना चाहिए कि रोज सुबह जो बात अभी परवेज रशीद साहब कर रहे थे ये मीडिया सुबह बताए आवाम के लिए। सर वो तो डेली इश्तिहार चल रहे हैं, बिल्कुल इश्तिहार के पैसे नहीं, कंपनी की मशहूरी के इतनी की दवाइयां नहीं भेजी, 40 लाख का सेपरेटर नहीं आया, लेकिन इश्तिहार करोड़ों के चले गए कंपनी की मशहूरी के लिए, पेमेंट हो रही है। और एक मेरा सवाल है, इतने बड़े सूबा क्या इतनी लायक नहीं है कि एक हेल्थ मिनिस्टर हो इस सूबे का, एक सीनियर वजीर हो सूबे का हेल्थ का, एक जूनियर वजीर हो जाए? नहीं, वो सारे काम खादमे आला कहते हैं। नहीं, अच्छा एक मजे की बात सुन ले कि ना हेल्थ मिनिस्टर पंजाब में है ना ही सिंध में भी नहीं है। सिंध में तो खैर चलो, मतलब हेल्थ में ज्यादा मुझे जो चीज समझ नहीं आ रही कि लोगों की बीमारियों अपने खानदान के अलावा किसी पे एतबार नहीं है। सर कोई बड़ा अपने खानदान के अलावा इतने बच्चे नहीं है कि किसी को हेल्थ बना दें, किसी को एजुकेशन बना दें, इसलिए 12-12, 13-13 वजारतें पास। बड़े लोग इलाज के लिए बैरून मुल्क जाते हैं, कमर में भी तकलीफ होगी, पैर भी दुखेगा तो प्रेसिडेंट साहब बाहर गए हुए हैं, आपको पता है प्रेसिडेंट साहब बाहर है। एक सिफारिश करो कि कब्र सस्ती कर दो। देखो ना, और तो महंगाई सस्ती नहीं होनी, ना चीनी ना आटा ना बिजली ना घी ना, ये कर दें कि सब्सिडी दे दें मुर्दों को, क्योंकि इंसानी जिंदगी की तो कोई आसाइशें इन लोगों के लिए जो हमारे लिए ये हमें मौत की कब्र आस्दा कर दें और कफन का साइज छोटा कर दें। इतने गज भी कॉटन भी बहुत महंगी है कपड़ा। दुनिया के बेहतरीन कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं, जो इलाज करते हैं लोगों का लंदन में, अमेरिका में, पाकिस्तानी और इंडियन है। हमारे सारे हम यहां से भाग के वहां जाते हैं, वहां के डॉक्टर्स कहते हैं कि खुदा रहा वहां ठहरिए, पाकिस्तान में आपका इलाज हो सकता है। वो बताते हैं लोगों को। मैं किसी को क्रॉमवेल हॉस्पिटल अंदर मिलने गया, वो डॉक्टर कह रहा था कि जिस आने की जरूरत नहीं थी, पाकिस्तान में आपके पास उनको अस्पतालों का नाम पता है, डॉक्टर्स के नाम पता है, लेकिन जब हमारे लीडरान वहां भागते जाएंगे तो आवाम भी चाहते हैं कि हमारा भी इलाज वहीं। काश हमारा भी कोई लीडर सरकारी अस्पताल में जाए इलाज के लिए, सरकारी अस्पताल में जाए। अल्लाह ताला सबको सेहत दे। पाकिस्तान की जितनी चोटी के लीडर हैं, पाकिस्तान के जितनी अवाम तो मरने के लिए, जितने चोटी के लीडर हैं 2-2, 3-3 स्टन इनको पड़ चुके हैं, जितने चोटी के पार्टी। फिर हम इनसे जाके अपील करते हैं पैसे की। अब ऐसे ही है, शेख साहब मेरे बैंकर हों, इनको पता है कि मेरा सारा पैसा इनके पास पड़ा हुआ है। अब इनके पास पैसा मेरा पड़ा हुआ है, अब मैं कल इनके पास चला जाता हूं कि जनाब वाला मुझे पैसा चाहिए, बड़ा मजबूरी है, तो ये हंसेंगे नहीं मेरे पे, क्या करेंगे? ये कहेंगे भी तुम्हें मुझे पता है पाकिस्तान का सारा पैसा इसीलिए हजम हो गया, जब मर जाते हैं पिछले जाते हैं कहते हैं तुम्हारी तो वसीयत ही नहीं लिखी हुई। स्विट्जरलैंड में इन चोरों लुटेरों डाकुओं के बहुत सारे, इवन मैंने एक दफा 85 में सवाल किया था, नीला गुंबद अबीब बैंक में कितने करोड़ों रुपए लोगों के पड़े हुए हैं जिनका वारिस ही कोई नहीं, और ये रखते हैं छुपा छुपा के बाद। और स्विट्जरलैंड में सबसे बड़ी आमदन जो है स्विस बैंक्स की इसी मामले में है, यानी कि सेकंड वर्ल्ड वार हर बैंकर पाकिस्तानी पॉलिटिशियन को बाहर पहले मिलता है, उसे पता कि इसके अंदर से कुछ ब्लैक मनी वाइट करनी है। सेकंड वर्ल्ड वार से जब यहूदियों ने अपना सारा पैसा वहां पे जाके रखा, उसके बाद कुछ तो अल्लाह को प्यारे हो गए, बाकी मिल नहीं रहे थे, वो सारे का सारा हुकूमत के पास चला गया। हमारे कई लोगों के नाम, इंडियंस के लोगों के नाम, अभी मीडिया में इंडिया में बहुत ज्यादा इस पे चर्चा हुआ कि वहां पे लोगों के पैसे पड़े हुए हैं, चूंकि नंबर्ड अकाउंट्स हैं, उनको नहीं डिस्क्लोज किया जा सकता, और जब वो मर जाते हैं उसके बाद अमेरिकन ने अपने वापस लिए। फर्स्ट टाइम देखिए अमेरिका क्राइसिस में आया है, अमेरिका ने स्विट्जरलैंड के साथ मामला तय किए हैं, तो हमें एक ही मसला तय करना चाहिए स्विट्जरलैंड और ब्रिटेन और अमेरिका से कि हमारे चोरों की जो पैसे हैं स्विट्जरलैंड उनके बैंक हमारे ही खातों पे तो शायद चल रहे हैं। बिल्कुल, इसी मनी पे अगर कौम उठे और ये कानून बनाए कि स्विट्जरलैंड में, वरना असल लड़ाई इस पे शुरू करें। नहीं वो ठीक है, वो लड़ाई हम एक तरफ उस चीज को तो रख देखें, लेकिन अब मेरी बात सुने, 88-99 रुपए का हवाला इस वक्त आज हो गया जी, ठीक है, दवाई कहां से आएगी? ये दवाई कहां से आएंगे सेपरेटर?
ये देख जब हमने इकतदार छोड़ा 60 रुपए का डॉलर था। आज इन लोगों की 88 दौलत 90 बाहर हो गया। पड़ी हुई है। 89 लगा लें, 50%। 89 का जो है हवाला हो गया। सही। इनके बैठे बैठे 90 लगा लो, 60 एंड 90 50% इनकी दौलत जो बाहर पड़ी है वो दुगनी हो गई। चले आवाम को दवाई दे दें सर, आवाम को मुफ्त तसल्ली दवाई दे दें, मुफ्त एक दवाई दे दें। तावीज लिख कर दो, जिसको सांप काट रहा है उसको कहते हैं कि दवाई नहीं है, जाके शाहजी से तवीज ले आ। वो भी 5 रुपए से जो है ना रेट उसका सैलाब में 11 रुपए हो क्यों गया। तारिक अजीम साहब आखिरी बात मुख्तसर बताइएगा, आवाम को फिर दवाई के लिए जो है बड़ी वो तो वैसे सस्ती ही बेचारा दवाई ऐसे है, ही जो मरेगा तो। बेसिकली ये पैरासिटामोल है, जो कि बड़ी सस्ती दवाई है, ऐसी बात नहीं, पाकिस्तान में भी बनती है। 2000 सांपों ने सैलाब में काटा, सारी इसके अलावा दुनिया में जी, सांपों वो ने दूसरी एक बात है। साल में इतने लोगों को नहीं काटा। वो उसके लिए भी हमारे पास वैक्सीन नहीं होती, हॉस्पिटल में वैसे ही नहीं होती, हम जो बनाने सांप के नहीं कांटे देते, की होती नहीं होती। मल्टीनेशन के ट्राउट है, एब्सोल्युटली हम बनाने ही नहीं देते ऐसी फिर दवाई हम जिसमें करेंगे मल्टीनेशन। क्या? हमारे जी सियासी जमातों के अंदर किसी किस्म का रिसर्च सेल कोई नहीं है, किसी को नहीं पता कि अगर हेल्थ पे क्या करना है, एजुकेशन पे क्या करना है, रेलवे में क्या बैठे हुए करना क्यों है। हैं असेंबलियों में, क्यों बैठे हुए हैं? देखो पार्टियां वही चलेंगी जिसके पास पैसा होगा और टारगेट किलर होगा। टारगेट किलर्स होंगे, फिर आवाम को इसका मतलब है वो चुन जो चुन है कर आवाम मारेंगे, अकल ले, चुन चैनलों चुन से कर मजाक मारेंगे। ना करे, रिमोट लेके चस्के ना ले। ठीक है, आवाम आप कह रहे हैं कि बाहर निकले। सर बहुत बहुत शुक्रिया तारिक अजीम सर, शेख रशीद साहब। आवाम को कहा जा रहा है बाहर निकले, आवाम कैसे बाहर निकलेंगे? अगर बाहर निकलते हैं तो कहीं डेंगू और कहीं सैलाब है। शेख साहब ने एक बात की, अगर कब्र सस्ती कर दी जाए तो हो सकता है मुर्दों को रिलीफ मिल जाएगा। बड़ी अहम और गहरी बात है, सोचने वाली बात है, बड़ी गहरी और सोचने वाली बात है। जगह दफनाने के लिए जगह नहीं है, कोई सूखी जगह सिंध में अवेलेबल नहीं है जहाँ दफना सके लोग। अल्लाह ही हम सब के हालात पर और हम सब पर रहम करे, और हुक्मरानों से तो हम ये उम्मीद नहीं कर सकते। इसके साथ इन सेशन से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।